जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। इसके साथ ही आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल पर क्लिक करना है, ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आता है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों, अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, यानी किसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है कमला नेहरू, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू की। 13 फरवरी 1868 को हैदराबाद में डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर में सरोजनी नायडू का जन्म होता है और भारत कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध थी। तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है टी.एन. शेषन, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। ठीक है, बात करें मैग्सेस पुरस्कार की तो एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में विख्यात मैग्सेस पुरस्कार जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, रचनात्मक, सामुदायिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु रेमन मैग्सेस फाउंडेशन यानी फिलीपींस के द्वारा प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है ये सबसे पहले 1957 में देना शुरू किया गया था। और विनोबा भावे जो थे ये पहले भारतीय थे जिनको सामुदायिक नेतृत्व में योगदान देने के लिए 1958 में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था, यानी यह पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि विनोबा भावे ही पहले भारतीय थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए है लियाकत अली खां को, ऑप्शन बी कहता है कि M.A. जिन्ना, ऑप्शन सी कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार खां को, और ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल को। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां को। देखिए, अभी तक 2 ही ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। एक तो 1900 याद रखेंगे आप लोग, एक तो 1987 में दिया गया था, 1987 में दिया गया था। ये दिया गया था पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। और 1990 में, है ना, और 1990 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति और नस्ल भेद के विरोधी डॉक्टर नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार दिया गया है। तो केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है, जो कि विदेशी हैं।
ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। ऑप्शन ए कहता है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी है कर्नाटक का, ऑप्शन सी है केरल का, ऑप्शन डी है तमिलनाडु का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल का। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का परंपरागत नृत्य है। केरल के अलावा यहाँ पे ओट्टम एक नृत्य होता है, ये भी केरल का परंपरागत नृत्य है। इसके साथ ही यहाँ का कथकली भी नृत्य प्रसिद्ध है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो कि बहुत फेमस नृत्य है, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी के अलावा यहाँ पे घटामा मर्दाल है ना, घटा मर्दाल एक नृत्य है जो कि यहाँ पे प्रसिद्ध है। और कुम्मी भी एक नृत्य है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम लोग बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में ध्यान दीजिएगा आप लोग, यक्षगान एक नृत्य है जो प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ पे कुनीता एक नृत्य है जो कि आपके कर्नाटक का ही है। और करगा भी एक नृत्य है, ये भी आपके कर्नाटक का ही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य जो है ये केरल का है। ठीक है, चलिए क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा संख्या में नहीं आते हैं, कोई मज़ा नहीं आता है, काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग ये क्लास बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। ऑप्शन ए कहता है हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सेब उद्योग जो है ये प्लास्टिक की थैलियों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहा था। इसके कारण हिमाचल प्रदेश ने राज्य में प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कहता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए कहता है विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्य मंत्री। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राज्य प्रशासन और विधायन संबंधित जानकारी जो है ये राज्यपाल को दे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कहता है कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए है 545, ऑप्शन बी है 552, ऑप्शन सी है 555, ऑप्शन डी है 560। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये 552 है। ठीक है, याद रहेगा। इसमें से 530 सदस्य जो होते हैं ये राज्यों से होते हैं। 530 में से 20 सदस्य जो होते हैं, नहीं गलत हो गया, 530 सदस्य आपके तो राज्यों से होते हैं और 20 सदस्य आपके संघ शासित प्रदेश से होते हैं और 2 सदस्य आपके एंग्लो इंडियन के होते हैं। याद हो गया आपको। लोकसभा में अधिकतम सीट आपकी 552 होती है, जिसमें से 530 आपके राज्यों से होते हैं, 20 आपके संघ शासित प्रदेश से होते हैं और 2 आपके एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है।
ऑप्शन ए कहता है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके अनुसार स्थानीय शासन के लिए कई प्रावधान बनाए गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, किस राज्य में सर्वाधिक महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। सर्वप्रथम बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्था में दिया गया है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है। बिहार के अतिरिक्त मैंने किन किन राज्यों का नाम लिया है एक बार फिर से नोट कर लीजिए आप। मध्य प्रदेश और आपके केरला हो गया, केरला के अलावा आपके उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के अलावा आपके हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के अलावा आपका जो एक राज्य और है छत्तीसगढ़ में भी आपके महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। उसके बाद में मणिपुर आप लोग नोट कर लीजिएगा, मणिपुर के बाद में उत्तराखंड के बाद में आप लोग नोट कर लीजिए राजस्थान। तो इन राज्यों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए कहता है 10, ऑप्शन बी कहता है 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 10। वर्तमान में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए हमारे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। यानी नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में किया गया है। अब 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इनमें हमारे संविधान में इनको जोड़ा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इनकी संख्या उस समय 10 थी। ठीक है। उसके बाद में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वें संविधान संशोधन के अंदर इनमें से एक कर्तव्य को और जोड़ा गया जिनसे इनकी संख्या 11 हो गई। हालांकि बाद में इनमें से एक कर्तव्य को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक कर्तव्य से हटा दिया गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल मिला के 10 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तारों के रंग सूचक होते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि भार के, ऑप्शन बी कहता है आयतन के, ऑप्शन सी कहता है प्रकीर्णन के, ऑप्शन डी कहता है ताप के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप के। तारों के जो रंग होते हैं, तारों के रंग सूचक जो होते हैं ये ताप के होते हैं। यानी तारों के विभिन्न बिंदुओं पर तारे गर्म होकर अलग विकिरण जो है वो उत्सर्जित करते हैं, जिसके तरंग दैर्ध्य अलग अलग होते हैं और इस तरंग दैर्ध्य के अनुरूप ही हमें तारों के रंग प्रतीत होते हैं। तो ये आप समझ जाइए कि जो ताप होता है, ताप के विभिन्न बिंदुओं पर तारे क्या होते हैं, गर्म होकर अलग अलग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसके तरंग दैर्ध्य अलग अलग होते हैं और इसी कारण हमको तरंग दैर्ध्य के अनुरूप ही हमें तारों का रंग प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए समान भौतिक गुण, ऑप्शन नंबर बी भिन्न परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर सी भिन्न रासायनिक गुण, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की
अलग अलग संख्या होती है। देखिए समस्थानिकों में क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। तो समस्थानिक का मतलब क्या हो गया, इनमें क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी और इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए कहता है कि सीधा होता है, ऑप्शन बी कहता है उल्टा, ऑप्शन सी है रेखीय या ऑप्शन डी ऋणात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा। घास के परितंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड प्रथम पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर की ओर जाने पर क्रमिक रूप से घटता है, अतः यह पिरामिड आकृति में सीधा होता है। तो घास का जो परितंत्र होता है इसमें जीवों की संख्या का जो पिरामिड होता है वो प्रथम पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर की ओर जाने पर क्रमिक रूप से तो घटता है और इसकी जो आकृति होती है वो सीधा होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं आपको, सभी लोग क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है। तो जब लोग, है ना, समझ में आ रहा है सबको, तो जब सबको समझ में आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी मजा आए पढ़ाने में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है। ऑप्शन ए कहता है कि रुधिर दाब मापी, ऑप्शन बी है ईसीजी, ऑप्शन सी है ईईजी, ऑप्शन डी है सीटी स्कैन। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है, इनमें से क्या बताई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईईजी। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता ईईजी के द्वारा बताई जाती है। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता ईईजी के द्वारा ही बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, ऑप्शन बी उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदु सारी धूप खींच लेते हैं, ऑप्शन सी वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबंधित करते हैं, ऑप्शन डी ऐसे बादलों में जल वाष्प का अत्यधिक धूल संघनित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, इस वजह से वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं। वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही, और हमने आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इनमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, और डेली शाम 5 बजे आपकी ये क्लास होती है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास में आया कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और क्लास को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।